नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं बैंगलोर से योगा और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी। श्री श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री श्री, 177 देश 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने जा रहे हैं। दिल्ली के राजपथ पर 45,000 लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ योगा करेंगे। उसमें नेता, अफसर, सेलिब्रिटीज, अभिनेता सब लोग रहेंगे। तो क्या श्री श्री आप ये मानते हैं कि योग का अब तक का ये सबसे बड़ा सम्मान है? बिल्कुल, इतना बड़े रूप में अभी तक कभी हुआ नहीं है। ये योग को जो एक स्थान मिलना चाहिए था इतने सालों से, वो अभी मिला है। इससे हमें बहुत हर्ष है। गुरुजी, आप सब लोग योग को लेकर पिछले इतने सालों से आप इसकी मुहिम में लगे रहे। आप लोगों ने इसका प्रचार किया, इसका प्रसार किया, इसको बाहर लेके गए। लेकिन एक नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने एक यूएन में भाषण दिया और 177 देशों ने इसको मान लिया। ये तो कुछ ज्यादा ही, मतलब उसे कह सकते हैं कि आप लोगों का इतने सालों का काम और नरेंद्र मोदी ब्रांड एम्बेसडर बन गए। देखिए, न्यू तो कोई और लगाते हैं और वो इमारत बनने में टाइम लगता है, आखिरी में उसका इनॉग्रेशन करने का भी होता है। लेकिन आप सब लोग इतने सालों से लगे रहे। आप खुद यूएन में जाते रहे, आप तो वेस्ट एशिया में जाते रहे, आपने इराक तक में जाके योग की बातें की, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर मोदी बन गए। यहाँ के लिए, भारत के लिए तो ये होना चाहिए था कि श्री श्री होते या इवन बाबा रामदेव होते। इन सब ने योग के लिए बहुत काम किया है, या उसके पहले महर्षि महेश योगी हों या और भी तमाम योगिक लोग रहे हैं। हमारे देश की तो ये परंपरा रही है। लेकिन उसका माइलेज जो है वो तो फुल माइलेज मोदी जी को मिल गया। नहीं, अच्छा है। जो भी व्यक्ति करते हो सब श्रेय देश को मिलता है। देश का प्रतिनिधित्व करते हैं वो तो प्रधानमंत्री करते हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि योग का निमित्त राजयोग आ गया? प्रधानमंत्री ये हमेशा, हाँ कहिए, आप कह सकते। योगों में राजयोग भी एक अंग है। योग के प्रति भक्ति जाग गई, भक्ति योग भी साथ में आ गया, और योग के प्रति ज्ञान भी हुआ तो ज्ञान योग भी हो गया। ये जो पूरी मुहिम जो शुरू हुई है, इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं यही चाहता हूँ घर घर में योग पहुँचे और लोगों का स्वास्थ्य इससे ठीक रहे, और एक संतोष की, खुशहाली की लहर समाज में उठे। इससे हिंसा कम होएगा, ज़रूर तनाव कम हो जाएगा। दुनिया में आपस में एक दूसरे में एक मैत्री भाव, स्नेह भाव जग जाए। तो योग का और अध्यात्म का हमारे यहाँ बहुत एक, जिसे कह सकते हैं, हमेशा से सम्मिलित रहा है। जो मोदी जी ने योग की ये पूरी परंपरा दूसरे तरीके से शुरू की है और एक ब्रांड बना करके देश में लेके जा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि ओम का महत्व नहीं रहे, ओम नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक लार्जर सेक्युलर रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे कैसा मानते हैं श्री श्री? क्योंकि ओम के बिना योग क्या? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्यों? योग हस्ताक्षर है। आप एक ऋषियों का एक हस्ताक्षर है ओम में यही है। ओम प्राण को अपने नीचे से ऊपर तक ले जाने की एक शब्द है, या जिसको सत्य ब्रह्मवाचक शब्द है, और ओम को उससे निकाल देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। और ओम माने क्या? शांति और प्रेम का तरंग, अनंत का तरंग। और ओम का विशिष्टता यहाँ है, ओम में जो है पूरे दुनिया में सभी लोग, सभी देश के लोग वो करते ही हैं योग के साथ। इसमें किसी को आज तक कोई इतराज नहीं हुआ। हम दुनिया भर में सभी देशों में योग का प्रचार किए हैं। हम देख रहे हैं मलेशिया में भी और इराक में भी, ईरान में भी, सब जगह ओम का वो लोग प्रयोग करते ही हैं। 3 बारी तो ओम कहना पड़ता है योग के प्रक्रिया में। अब देखिए, कोई कहें हम एप्पल कंप्यूटर लेंगे मगर एप्पल का नाम उसमें से हटा दो,
ये कैसे संभव है? वो उचित नहीं होगी। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से तो ओम को योग का अंग बनाया, उसको अंग बना के रखना जरूरी है। ये कि ये सिग्नेचर है, ये हस्ताक्षर है ऋषियों के। लेकिन अभी आप एप्पल का जो कंप्यूटर लेते हैं, आप आईफोन लेते हैं, फोन में उनका चिन्ह तो एक बनी रहती है। तो आपने इस बात को नहीं उठाया कि मोदी जी ओम के बिना योग पूरा नहीं है? देखिए, हम तो हमेशा जब भी मौका मिले, ऐसा इतना ज़्यादा हमको उठना बैठना नहीं होता, ये 2-3 बार साल में कभी हो जाए तो हो जाए, और 1-2 बार होता है तो वही बात है। और मैं अपने सलाह तो ज़रूर देता हूँ। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने जो एक प्रोटोकॉल निकाला है योग के ऊपर कि किस तरीके से उसका प्रोटोकॉल होगा, उसमें से ओम शब्द निकाल दिया है, तो आप इसे किस तरीके से देखेंगे? क्या ये कंप्लीट योगा होगा? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं तो मानता हूँ योग से ओम को नहीं हटाना चाहिए, उसको उसका अंग बने रहना चाहिए। और हमारे 35 साल का अनुभव है, कहीं भी इतना इतराज नहीं मुझको या उसके विरोध में कोई बात सुनने में नहीं आया। सिर्फ हिंदुस्तान में कुछ लोग इसका इतराज़ करते हैं, वैसे दुनिया में अन्य देशों में इसका कोई अपोजिशन तो नहीं मिला हमको। आपको लगता है कि यहाँ पर योग में भी पॉलिटिक्स आ गई है? अर्जेंटीना देखिए, हाँ वो तो पॉलिटिक्स तो आती रहती इसमें। अब देखिए, अर्जेंटीना जैसे इतनी बड़ी देश में, वहाँ पर 1.5 लाख लोग ध्यान करे योग किए थे, सब ने ओम का उच्चारण किया। तो हमको ये नहीं लगता है कि विदेश में इसकी कोई समस्या है। सिर्फ हिंदुस्तान में कुछ लोगों को लगता होगा अच्छा ये हिंदू का है। मैं उनके लिए ये कहूँगा, देखिए एक विशाल दृष्टिकोण से देखिए इसको, एक प्रयोग, एक तंत्र टेक्निक जैसे देखिए, और तब देखेंगे इसका एक समग्र रूप से उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो काट पीट के योग लेना वो उचित नहीं समझूंगा मैं। योग का ये अष्टांग है ना पूरा जी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये पूरा का पूरा साथ में लेना चाहिए हमको। लेकिन जिस तरीके से कुछ मुस्लिम संगठन यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, और एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि योग जो है वो ठीक है हम करेंगे, लेकिन सूर्य के सामने सजदा नहीं करेंगे, हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री बुला रहे हैं तो हम चले जाएंगे लेकिन हम सजदा नहीं करेंगे। इस तरीके की बातों पर आपकी क्या राय है? क्या हो रहा है ये? नहीं, देखिए उनका अपना स्वतंत्रता है, उनको ये किसी के ऊपर भी ये जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ये माने कंपलसरी तो है ही नहीं, उनको पसंद आए करिए, उनको पसंद नहीं है तो उनको इतना तो स्वतंत्र होना चाहिए, स्वीकार करे या ना स्वीकार करने का। किसी पर इसको इम्पोज थोपना नहीं चाहिए। श्री आप तो खुद बहुत इस्लामिक देशों का आपने दौरा किया, आप इराक गए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने आपको बुलाया और कहा कि इस देश का थोड़ा तनाव कम कीजिए, यहाँ के लोगों का तनाव कम कीजिए। आप मलेशिया गए, बहुत सारे इस्लामिक स्टेट्स आप जा चुके हैं, क्या वहाँ पर आपको किसी ने ओम को लेकर आपत्ति दर्ज कराई? नहीं, आज तक नहीं, ऐसा कोई आपत्ति नहीं मिली हमको कहीं पर भी ना। लोग इसको करते हैं, माने इसको भारत में क्या ओम को धर्म के साथ हम लोग जोड़ के देखते हैं, इसलिए लोगों को इसका के प्रति थोड़ा सा इतराज होता है कुछ लोगों को, कि धर्म का ये सिंबल बन गया है। वैसे देखा जाए तो ओम शब्द का उच्चारण से किसी भी देश में किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं आया है। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था तब आप अन्ना और केजरीवाल दोनों के साथ खड़े थे। आपके उस आंदोलन से जुड़ने के कारण तमाम और भी जो वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग था, जो उस समय के लिए सोच रहा था देश के लिए, वो जुड़ा था। ऐसा क्या हो गया कि आपके और केजरीवाल के संबंधों में इतनी खटास आ गई?
ना ना, ऐसा नहीं है। केजरीवाल का हमारा संबंध में कोई खटास नहीं है। देखिए, समय समय पर हम अपना सलाह देते हैं और जो हमको ठीक लगता है वो हम सामने रखते हैं, और उन्होंने उस बात को स्वीकार भी किया है। जरा सा भी खटास नहीं है हमारा और केजरीवाल के संबंध में। पर ऐसे मानना ठीक नहीं है। तो सबका क्या अलग अलग अपना रवैया है, तरीका अलग है काम करने का, और उनका अपना वो मानना है, हम उसका सम्मान करते हैं। आपने कहा कि आपके और केजरीवाल जी के बीच में कोई खटास नहीं है, चलिए ये तो अच्छी बात है। तो आई एम श्योर कि केजरीवाल आपसे फिर कुछ राय लेते होंगे। आपने उनको पिछले साल 1 साल का बच्चा कहा था कि उसको ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठा देना चाहिए, लेकिन वो बच्चा अब तो दिल्ली की ड्राइविंग सीट पर है। तो चाहे पर्यावरण का मसला हो या पानी का मसला हो, ना, मैंने आप कुछ उनको एडवाइस तो करते होंगे। मैंने उनको बधाई ज़रूर दी है, उनमें उत्साह है दिल्ली के लिए कुछ करने का। हाँ, करेंगे ज़रूर, मुझे लगता है वो कुछ करेंगे दिल्ली के लिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि दो आपके जो लोग जिनसे आपको आपके अच्छे रिश्ते हैं, जैसे आपने कहा केजरीवाल या नरेंद्र मोदी, उन दोनों के बीच में जो है ना वो तनातनी चल शुरू हो गई है। केजरीवाल वर्सेस कहते हैं दिल्ली वर्सेस सेंटर शुरू हो गया है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? आप दोनों को एडवाइस कर सकते हैं। श्री आपकी तो दोनों बात अगर मानते हो तो आप उन दोनों को एडवाइस कर सकते हैं कि संभल के चलें, साथ मिल के चलें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही करता रहता हूँ। देखिए, आप तो सबको कवर करते हैं आपके चैनल में, न्यूज़ 24 में मोदी जी को भी करते हो, केजरीवाल जी को भी करते हो, आप भी तो उनसे सवालें पूछते हो। आप किसी एक पक्ष को हो क्या? नहीं, आप तो सबके लिए हो। ऐसे आपके जैसे हम भी, इस देश के कोई भी संत है या योगी है, ज्ञानी है, वो सबके लिए होते हैं, सिर्फ एक किसी पार्टी के लिए नहीं होते। जी बिल्कुल। तो आज की डेट में आपको मोदी एक और केजरीवाल, धार्मिक क्षेत्र के, ना, अब सुनिए, देश के कोई भी जज है, पत्रकार है, राष्ट्रपति है, और धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले धार्मिक गुरु लोग हैं, ये किसी एक पक्ष के नहीं होते, वो सार्वजनिक के लिए, सबके लिए होते हैं। तो अगर उनका अपना स्थान है। जैसे आपका अपना एक नियम है, ऐसा ही हमारा भी है। जी, लेकिन आज की डेट में अगर श्री को केजरीवाल और मोदी दोनों को एडवाइस करना हो तो क्या कहेंगे वो? हाँ, जो एडवाइस मांगेंगे उनको जरूर देंगे एडवाइस। लेकिन जो गुरु होता है उसे तो अगर देश का हित, देखिए देश का हित, गुरु होते हैं उनको यही रहता है कि देश के हित के लिए क्या अच्छा है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के, दीर्घकालीन और समकालीन और दीर्घकाल में जो अच्छी चीज होगी, जो अच्छा होगा देश के लिए, वही दृष्टिकोण देंगे। तो क्या आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे न्यूज़ 24 के माध्यम से, मोदी जी को और अरविंद केजरीवाल दोनों को? देखिए, सबसे पहले देश का हित, देश की जनता की हित, उसके बाद पार्टी, उसके बाद व्यक्ति। ऐसा यदि बन जाए देश में, फिर बहुत जल्दी ही देश प्रगतिशील हो जाए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आई है अपने जो मुस्लिम कम्युनिटी है खास करके, या क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, माइनॉरिटीज में एक तरीके की इनसिक्योरिटी आई है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? उस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, इनसिक्योरिटी तो पहले बहुत था, इलेक्शन से पहले। अब इलेक्शन के बाद तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मगर आप लोग पत्रकारिता ज़्यादा उसको जानते हैं अच्छे से। हम तो यही कहेंगे, अब लोग सब देख रहे हैं और वे और भी इंतज़ार करके देखेंगे। 1 ही साल हुआ, आशा तो बहुत है जनता में, उमंग बहुत है। हाँ, और मुझे लगता है कि मोदी जी का फुलफिल कर पाएंगे, उनके टीम को साथ में लेके कर पाएंगे। ऐसा अभी भी उमंग बनाए रखेंगे, अभी देखते हैं 2-3 साल। जो संघ परिवार है, जिसे कहते हैं संघ परिवार, जो एक वृहद संघ परिवार है, उसके कुछ एक अंग जो हैं
उनकी जिस तरीके के उनके भाषण होते हैं या जिस तरीके की उनकी बातें होती हैं, तो उसको तो आप कंडेम करते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, समाज को जोड़ना है, हमें तोड़ना नहीं है। किसी को ऐसी कोई बात करना नहीं चाहिए, कोई भी हो, संघ हो, कोई दूसरे हो, दूसरों के दिल दुखाने जैसी बातें नहीं करने हैं। करने से कोई फायदा नहीं है, उपयोग नहीं है। इनफैक्ट इससे नुकसान ज्यादा होता है समाज में। तो जैसे संघ के संघ चालक हैं हाँ, मोहन वाणी भागवत का जी। संयम, वाणी के, देखिए, व्यक्ति विशेष की चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, ताकि सभी लोग महान, बहुत से महान लोग हैं इस देश में, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, और कौन किसने क्या किया उस पर कमेंट करना मैं अपना काम नहीं समझता, न मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन आपका सपोर्ट मोदी जी को है और मोदी जी उस बृहद परिवार के हैं, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ कि मोदी जी के आते ही क्या जरूरत पड़ी है नहीं, देखिए- उनके परिवार नहीं, के देखिए- लोगों को कि वो देखिए- मोदी को काम करने दे, दे- या ये इस तरीके की टीका टिप्पणी करें? देखिए, वो सब आपका काम है, जर्नलिस्ट का काम गुरु नहीं कर सकते। आप लोग जहाँ जो हो रहा है, जो सही है, सूक्त है, जो सूक्त नहीं है, उन बातों को आप आगे रखिए, उसको वो लोग लेंगे। हमारा काम है सबको जोड़ने का और सबको अपनाने का और देश की प्रगति के लिए चिंता करने का। आपका एक बयान भी आया था, आपका बयान था कि धर्म को संस्कृति से नहीं जोड़ना चाहिए। संस्कृति और धर्म दोनों अलग अलग हैं। जब इस तरीके की बातें होती हैं तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ ज़्यादा ही इंटरमिंगल्ड हो गया है कि धर्म और संस्कृति दोनों एक साथ जुड़ गई है? सेक्युलरिज्म माने धर्म विरोधी हमारे देश में जो एक भ्रम आ गया है, उसको हमें दूर करना चाहिए। लेकिन आपको कहीं लगता है कि क्या मोदी जी जो काम करना चाह रहे हैं श्री उसमें इस तरीके की बातें रोड़ा अटका रही हैं? उनके परिवार के द्वारा जो इस तरीके की बातें आती है, बृहद संघ परिवार या उसके जो फ्रिंज एलिमेंट जिसे कहते हैं, उनकी जो बातें आती हैं वो उनके काम करने में रोड़ा अटका रही हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी संघर्ष से निकले हुए हैं और संघर्ष से ही वो अच्छा काम करते हैं। संघर्ष उनको पसंद है, उस संघर्ष को वो कैसे संभालना, झेलना वो जानते ही हैं। शायद हो सकता है संघर्ष के बिना उनको काम करने में भी दिक्कत आती होगी। पर श्री आप, इसी से एक और जुड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 3 महीने पहले बीफ पर बैन लगा दिया और उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी बीफ के कारोबार पर बैन लगा दिया। तो इसके बाद देश में एक बार से फिर से वो जिसे कह सकते हैं बहस का मुद्दा खड़ा हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा यही है कि देखिए, देश में गौ संपत्ति बहुत नीचे गिर गया है। जब हम आज़ाद हुए 120 करोड़ गौ संपत्ति थी, हम 30 करोड़ के थे। आज हम 120 करोड़ के हो गए और 20 करोड़ गाय की संपत्ति है। इसको नहीं बढ़ाएंगे तो दूध सिर्फ डिक्शनरी में मिलेगा हिंदुस्तान में, बाहर से लाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत हितकारी है। जो तमाम धार्मिक गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं या आश्रम हैं या मंदिरों के ट्रस्ट हैं, उसमें बहुत सारी गंदगियां भी सामने आ रही हैं। ये धार्मिक भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी आश्रम एक ही तरफ नहीं होता ना, एक तरह का सबको एक तरफ का वो नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते, हर प्रोफेशन में होते, हर क्षेत्र में होते। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो किडनी की चोरी करते हैं। इस तरह से धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ अपवाद तो होते ही हैं, मगर वो कितने सच है अपवाद, कई बार झूठ भी अपवाद, झूठे मोटे अपवाद भी आ जाते हैं। और कुछ लोग जरूर होते ही हैं इसमें, उसमें किसी का कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। पर आपको अब मीडिया में इसको बहुत ज्यादा उछलते हैं, वो सुनने को मिलता है। लेकिन मीडिया तो तभी लेके आता है ना श्री जब चीजें होती हैं। नहीं, ठीक है, देखिए, अभी शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप आया और कितने 1300 घंटे का वो दिखाए थे। जब वो रिहा हो गए उस अपवाद से, हत्या के अपवाद से, उनको कोर्ट ने कह दिया इन बेकसूर है,
सिर्फ 8 मिनट का कवरेज हुआ उनके ऊपर। माने वो एक रोमांचक भी होता है ना, लोग सेंसेशनलाइज हो जाता है। लेकिन श्री अगर शंकराचार्य, एक और शंकराचार्य अगर ये बोले कि शिरडी साईं बाबा की पूजा नहीं करनी चाहिए, जो उनकी पूजा करता है वो हिंदू नहीं है, तो इस पे तो फिर बवाल होगा ना। इस तरीके की बातें अगर होंगी तो क्या करेगा मीडिया? मेरा तो यही मंतव्य है, किसी का मन दुखाना ठीक नहीं है। अब एक संत को कोई मानते हैं तो वो मानते, उनका अधिकार है मानने का। भारत का एक विशेषता यही है, हम विविधता में एकता और एकता में विविधता रखने वाले देश हैं। तो हमें इस जो डीएनए में है ये बात, इसको बनाए रखना चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल श्री लास्ट सवाल कि जब भ्रष्टाचार या ब्लैक मनी की बात हुई थी तब आप आगे आए थे और आपने कहा था कि इस पर जोरदार पुरजोर इस पर डंडा चलना चाहिए। मुझे याद है आपका, हमारा और आपका पिछला इंटरव्यू जिसमें आपने वो शब्द कहा था कि इस पे जोर से डंडा चलना चाहिए। तो आपको लगता है क्या कि मोदी जी अभी डंडा चला रहे हैं ब्लैक मनी के ऊपर, या नहीं अभी कुछ कमी है? मुझे लगा है वो उठाएंगे, शायद उठाए हैं, अभी चलाएंगे भी। बस अभी डंडा उठाई है। करके देखते हैं, आप ही से हम समझेंगे, हम जानेंगे कि हमको लगता है आप ही वो खबर हम तक पहुंचाएंगे। नहीं, बट श्री क्या मोदी बहुत बड़ा जी काम है, या काम मोदी आप सरकार की जो ब्लैक मनी के ऊपर मुहिम है उससे क्या श्री संतुष्ट हैं? मैं ये समझता हूँ वो सही दिशा पे सही कदम उठाए हैं, और मुझे लगता है ये कुछ समय में देखते हैं उसका ज़रूर फल मिलना चाहिए, देखेंगे। नहीं तो फिर हम जोर लगाएंगे उस पर। उस पे भी आप जोर लगाएंगे? अच्छा, नमस्कार। अच्छा श्री आप बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो ये जोर कब से शुरू होगा श्री? कितना वक्त देंगे आप? ना, आपने आखिरी क्वेश्चन बोल के अभी बहुत से प्रश्न उसके बाद नहीं चलेगा। रिलेटेड क्वेश्चन है श्री, कितना वक्त देंगे मोदी को आप? मैं जानता हूँ आप मुझे राजकारण में खींचना चाहते हैं, मैं भी बहुत संभाल के चलता हूँ, और मैं इस बात पर नहीं पकड़ में नहीं आऊंगा आपको। अरे क्या श्री तो बेबाक राय रखने वाले हैं। श्री तो अपनी बातों को बेबाक और बड़े सहज तरीके से रखते हैं। ये कैसे हो गया कि श्री कह रहे हैं कि मैं नहीं बोलूंगा? हाँ, नहीं, आपको मैंने बताया ना, राजकारण में बोलने का वो नहीं है हमारा जो क्षेत्र है। हमारा क्षेत्र में हमको पता है हम कितना बोलना है। ब्लैक मनी पर तो एक सवाल, यदि हमको खड़ा होना हो तो हम जरूर खड़े होंगे। देखिए, हमने कहा ना, हम समय देंगे, फिर जब हमको पता है कब वो काम नहीं, यदि नहीं होता है तो हम निर्भीक खड़े हो जाएंगे। सही है ना? पर कितना समय, वही तो मैं पूछ रही हूँ बार बार श्री आपसे, कितना समय? नहीं, वो मैं सोचूंगा, वो मैं देखूंगा। देखिए, मैं अभी कैसे बताऊंगा आपको। तो ये थे आमने सामने में श्री रविशंकर। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।